अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले हम जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में कर चुके हैं एंड आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की थिंग्स के साथ जो है रेगुलेटर अटैच करते हैं, वाई, उसका पर्पस ये होता है कि जितनी भी वोल्टेज अगर कम या ज्यादा पीछे से आ रही है तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं उसको एक जो है ऑप्टिमम जो है वोल्टेज प्रोवाइड करता है। उसको जो है ना एक कंट्रोल्ड वोल्टेज जो है जितना चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है और वो खुद से रेगुलेट करता है वोल्टेज कम या ज्यादा। ठीक है। अब लेकिन इन जीन एक्सप्रेशन में रेगुलेशन क्या हो कि कुछ आपको पता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एक्चुअली दिस इज जीन एक्सप्रेशन। एक पर्टिकुलर जीन ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, अपनी एक्सप्रेशन दे दी, एक प्रोडक्ट बना दी, उसको हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलेंगे या जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, अब प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है, जीन एक्सप्रेशन जो हो रही है, उसको उसकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेल में कुछ जो है हार्मफुल रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक प्रोटीन बन रही है, उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। या किसी सेल में किसी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है उसको एनहेंस करना हो तो उसकी सिंथेसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें रेगुलेशन में दोनों चीजें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही आ जाती हैं, बट द पर्पस इज टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में आपने क्या देखा था, आपको याद होगा कि उसमें ओपेरान सिस्टम है। रेगुलेशन जीन रेगुलेटर के ओपेरान सिस्टम्स हैं और वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। हमने लैक और भी ओपेरान है, लेकिन हमने लैक ओपेरान को पढ़ा था, उसमें देखा था, लेकिन यूकैरियोट में ओपेरान सिस्टम नहीं होता। और यूकैरियोट्स में जैसे उसमें था कि एक मैसेंजर आरएनए से, एक प्रमोटर से मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं या मल्टीपल जीन्स जो है उनकी एक्सप्रेशन हो रही है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक सिंगल प्रमोटर, एक जो है सिंगल मैसेंजर आरएनए से ओनली एक टाइप की प्रोटीन बन रही है। ठीक है, ये फर्क है। और आपको पता है कि इसमें लोकलाइजेशन पोजीशन का भी फर्क है। आप देखें कि प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है डिस्पर्स्ड है, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस के अराउंड। उसमें जो है जो प्रोसेसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के, वो सेपरेट ऑर्गेनेल्स में परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक control of gene expression is similar to bacterial control, but it is more complicated। यानी कि यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन उसी तरह जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है, बट ये इसमें यह है कि कम्प्लेक्सिटीज हैं। इसका कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें काफ़ी कम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। और रेगुलेशन जो है ना ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे होती है। उसका जो है कि पहले मैसेंजर आ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है, फिर आरएनए प्रोसेसिंग में उस लेवल पे जो है रेगुलेशन होती है, फिर प्रोटीन का बंधन ट्रांसलेशनल लेवल के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे भी कंट्रोल होती है। ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू बैक्टीरियल कंट्रोल। बैक्टीरिया मींस कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स, बट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेटर। आपको पता है कि यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से है कि इसमें लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लॉट ऑफ जो है एक्टिवेटर्स हैं, रिप्रेसर प्रोटीन हैं जो बाइंड करती हैं, कुछ जो है प्रोक्सिमल एलिमेंट्स हैं, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, सिस यानी प्रोक्सिमल एलिमेंट्स हैं, डिस्टल एलिमेंट्स हैं, और सारे डिफरेंट लॉट ऑफ कम्प्लेक्सेस बनते हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ईच एंड एवरी स्टेप पे। और किसी भी स्टेप पे जो है कंट्रोल
किया जाता है जीन की एक्सप्रेशन को, या जब किसी चीज की नहीं जरूरत, फॉर एग्जांपल एक सेल ने एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है उसकी नहीं जरूरत, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? इट्स पार्ट ऑफ रेगुलेशन। अगर उसको प्रिवेंट किया जाए तो जीन पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को, तो उसमें लॉट ऑफ जो है इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की, डिफरेंट फैक्टर्स की, एक्टिवेटर, दीज आर एक्चुअली ऑल आर प्रोटीन्स। ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल जो है सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो जो अटैच हो जाते हैं और ये जॉइंट वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। आपको एक्ट के नाम से ही जाहिर है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव रेगुलेशन, एंड रिप्रेसर जो उसको दबा देते हैं, यानी कि वो जो है रिप्रेस कर देते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन में आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द cell, or we can say according to the circumstances, according to the need of the cell and their associated binding sites. ठीक है, but there are many more and the interactions are more complex as compared to prokaryotes. Regulation takes place at more levels. अब आपको पता है कि लेवल्स ऑफ रेगुलेशन कौन कौन से हुए भाई? लेवल्स कौन से हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मैसेंजर आरएनए बन जाना, मैसेंजर आरएनए के बाद जो आरएनए प्रोसेसिंग है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, और प्रोटीन के बन जाने के जो लेवल पे, प्रोटीन के बन जाने के बाद के जो लेवल हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल्स, किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज पे, अब यूं सिंपल वर्ड्स में कह लें कि प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है, स्टार्ट से लेके अभी डीएनए से लेके, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड इंफॉर्मेशन अभी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में नहीं आई, उस स्टार्ट एक पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंस है जीन, उससे लेके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बन जाने तक किसी भी स्टेप पे जो है उसकी रेगुलेशन होती। रेगुलेशन टेक्स प्लेस एट मोर लेवल्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ जीनोम। अब ये किसमें किसकी बात हो रही है? यूकैरियोट्स की। अब इसमें रेगुलेशन वो कह रहे हैं कि रेगुलेशन टेक्स प्लेस एट मोर लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल्स एंड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ जीनोम। क्या आपको पता है कि जीनोम इज इनसाइड द न्यूक्लियस, टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस से जो है जो इंफॉर्मेशन है मेच्योर मैसेंजर आरएनए तक बनने का प्रोसेस जो है, ये सारे का सारा न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेशन है ना, जीनोम की सेपरेशन है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसमें तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में तो सारा कुछ साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स, इसमें प्रोसेसिंग स्टेप्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। देखें ना, प्रोकैरियोट्स में देखें कि जस्ट डिस्पर्स्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और देखें दिस इज अ डीएनए, डीएनए से जस्ट मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए फॉरेन प्रोटीन बन जाती है, इसमें कोई मैसेंजर जो आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, और जो प्रोटीन बन जाती है, और कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वेरी सिंपल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। अच्छा, यूकैरियोट्स में क्या है? ये देखें कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यहाँ पे जाके पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो मैसेंजर आरएनए पहले जो बनता है, ये प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, और इसमें आरएनए प्रोसेसिंग है, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, वो होती है इसमें। और फिर मैसेंजर आरएनए के मैच्योर मैसेंजर आरएनए के बन जाने का प्रोसेस जो है, वो सारा के सारा जो न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है, और देन जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए की ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो आपको मॉडिफिकेशन आरएनए प्रोसेसिंग में जो आरएनए स्प्लाइसिंग है, उसकी जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर है और 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन है, ये सारे का सारा पहले बताया जा चुका है। These are the part of post ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अच्छा, ये अगेन आपको आपकी क्लैरिटी के लिए है, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल,
आप ये देखें, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ डीएनए contain the coding and non-coding sequences. This is a gene. डीएनए एक स्पेसिफिक कोडिंग सीक्वेंस है जिसको हम जीन बोलते हैं. सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन जिसको हम जीन बोलते हैं या डीएनए है. अच्छा, इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन एज सच होगी, कोडिंग सीक्वेंसेस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, एक्सोन जो है कोडिंग सीक्वेंसेस है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एज सच प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा. डीएनए से आरएनए की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें बोथ एक्सोन एंड इंट्रॉन्स होंगे. और देन आरएनए स्प्लाइसिंग जो है प्रोसेस, इसके थ्रू जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो रह जाएंगे. और ये जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनने तक की मॉडिफिकेशन है. और फिर उसमें जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जो मॉडिफिकेशन है, 5 प्राइम कैप्ड है, 3 प्राइम जो पॉली एडिनाइलेशन होती है, और देन दिस इज द मैच्योर मैसेंजर आरएनए. यहाँ पे जो है मैसेंजर आरएनए जो है उसकी जो है ना कंप्लीट है फॉर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए. जब कंप्लीट हो जाता है मैसेंजर आरएनए की मैच्योरिटी तक का प्रोसेस, देन मैसेंजर आरएनए उसकी एक्सपोर्ट होती है इनटू दिस साइटोप्लाज्म, जहाँ पे साइटोप्लाज्म में आके फिर देन ट्रांसलेशन होती है. ट्रांसलेशन आपको पता है कि प्रोटीन के बन जाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं. देन पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाती है. और इसमें इस तरह से है कि जो है ये जैसे यहाँ पे बताया गया है आपको, ये देखें कि रेगुलेशन जो टेक्स मोर लेवल्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. दिस इज सेपरेशन ऑफ जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, सारा कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है और कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है. अच्छा, अगर आपको एक जीन का स्ट्रक्चर देखा जाए इसका यूकैरियोट्स का, तो देखें दिस इज अ डीएनए और वी कैन से जीन. अब इसमें दिस इज अ प्रमोटर. ठीक है, और प्रमोटर के जो पास होंगे जिसको सिस एक्टिंग एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स भी बोलते हैं. जो प्रमोटर से दूर वाले होंगे, डिस्टल का मतलब ही डिस्टेंस से याद रखें. जो दूर वाले जो कंट्रोल एलिमेंट्स होंगे या रेगुलेटरी एलिमेंट्स होंगे, उन्हें जो है ना ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इसमें देखें डीएनए है, उसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बोथ होंगे. ठीक है, और टर्मिनेटर होगा. अच्छा, अब इसकी जो फर्स्ट पहले वही वाली बात इन डिटेल है कि ट्रांसक्रिप्शन एज सच होती है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिससे प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए या प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं. ठीक है, या प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है. आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू जो है ना जो है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, और देन इंट्रॉन्स जो हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ये रिमूव हो जाते हैं, और फाइनली कोडिंग सेगमेंट रह जाता है. और इसमें देन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में क्या है, मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइमर डायरेक्शन में जो है कैप स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपने देखा था कि 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन बोलते हैं कि इसके ग्वानिन जो है उसकी 7th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जिसमें 7 मिथाइल जो है ग्वानिन कैप्ट बोलते हैं स्ट्रक्चर. और उसके जो 3 प्राइमरी डायरेक्शन पॉली एडिनाइलेशन होती है, पहले बता चुकी हूँ कि पॉली ए टेबल बनती है जिसमें एडिनिन रेजिड्यूज जो है एग्रीगेट होते हैं. ठीक है, और इनका काम क्या है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैसेंजर आरएनए को, और देन ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं टू दी साइटोप्लाज्म. ठीक है, और इसमें ये देखिए अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं, यूटीआर जिसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड. इसका मतलब ही उसके नाम से जाहिर है कि जो पोर्शन है, कुछ सेगमेंट है जो है, कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन जो है में कन्वर्ट नहीं होते, जिनका ट्रांसलेशन में रोल नहीं है, बट दीज आर दी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, अच्छा, ये 5 प्राइमरी यूटीआर्स हैं, ये 3 प्राइम यूटीआर्स हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं. ठीक है,
अच्छा, हमने प्रोकैरियोट्स में क्या देखा था, उसमें देखा है कि हमने इसका आल्दो प्रमोटर जो है सारे डिफरेंट हैं, बस आपको ये कंसेंसस का अगर आपसे को पूछ लिया जाए व्हाट आर दी कंसेंसस सीक्वेंसेस या कंसेंसस सीक्वेंसेस इन प्रोकैरियोट्स में पूछ लिया जाए, these are the promoter elements. Although each promoter is unique, most share a few common sequence elements हैं। ये common जो हैं ये evolutionary conserved sequences हैं जिनकी वजह से stability in genome exist करती है। These common elements are extremely important for transcription। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अच्छा, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर जो है एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो -10 जो है बेस पेयर अपस्ट्रीम है जिसको प्रिब नाउ बॉक्स बोलते हैं, उसको टी उसका जो पार्टिकुलर कंसेंसस सीक्वेंस है टी है, और द सेकंड वन इज TTGAC अराउंड 35 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम जिसको -35 जो है अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। सेकंड वन इज दिस रीजन, दिस इज consensus region where the RNA polymerase bind for transcription. Exact sequence and spacing can vary, वो थोड़ी बहुत वेरी करती हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेक डायरेक्ट कांटेक्ट, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट प्रमोटर के साथ जब अटैच करता है देन कंसेंसस सीक्वेंसेस, देन जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स के जो आपने देखे हैं दीज आर द कंसेंसस सीक्वेंसेस या प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से स्ट्रक्चरली देखा जाए, प्रोकैरियोट्स में था कि -35 अपस्ट्रीम पे और -10 जो है अपस्ट्रीम पे प्रिबनाउ बॉक्स एंड -35 जो है बेस पेयर जो है अपस्ट्रीम जो है ये रीजन है जो दीज आर द कंसेंसस एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, फॉर प्रमोटर बाइंडिंग, ओ सॉरी, फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, दीज आर द प्रमोटर sequences, consensus sequences. This is the start point of transcription to start point भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बाकी जो है ये आपको पहले बताया जा चुका है कि prokaryotic genes have two promoter sequences, Pribnow box है and the other one is -35 जो has a consensus sequence, उसका ये particular sequence है, और Pribnow box का TAT जो है एक जो evolutionary conserved sequence consensus sequence है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें क्या है कि ये सेकंड ये जो है अगेन अ बिग डिफरेंस इज देयर कि यहाँ पे जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं या प्रमोटर साइट्स हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, अब जो है इसमें जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं ये -25 बेस पर अपस्ट्रीम है, एक -75 बेस पेयर अपस्ट्रीम है, एंड जो थर्ड वन है ये -100 बेस पेयर अपस्ट्रीम है। और जो -25 जो है अपस्ट्रीम जो है रीजन है कंसेंसस सीक्वेंस है, इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। और ये दीज आर 3 डिफरेंट प्रमोटर सीक्वेंसेस। और आपको पता है कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो यहाँ पे वहाँ के बाइंड कर देता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दीज आर द 3 प्रमोटर सीक्वेंसेस। अब इनके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए पॉलीमरेज हैं जो बाइंड करेंगे, और अगर टाटा बॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है आगे बाइंड करेगा, देन जो है वो प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, और दीज आर द प्रमोटर सीक्वेंस, टाटा बॉक्स है, कंसेंसस सीक्वेंस कैट बॉक्स है। ठीक है, -100 जो -75 बेस पेयर अपस्ट्रीम है, टाटा बॉक्स जो है -25 अपस्ट्रीम बेस पेयर अपस्ट्रीम है, और जीसी बॉक्स जो है -100 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम्स है। ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं।
अच्छा, अब हम अपने जो है मेन उसकी तरफ आते हैं, जीन एक्सप्रेशन जो है ना उसका कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। अच्छा, अब जो रेगुलेशन है, जीन एक्सप्रेशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ, आपको पता है जीन रेगुलेशन, आपको पता प्रोटीन सिंथेसिस के जो 2 स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और जो है उसी उन्हीं के जो आगे नेक्स्ट जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, ये डिफरेंट लेवल्स पे ही जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल important है। Gene expression is a combined process of transcription of a gene into messenger RNA, the processing of messenger RNA and translation into protein, यानी कि इन सारे के सारे प्रोटीन के बनने तक के प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन, डीएनए से लेके एक पर्टिकुलर प्रोटीन के बन जाने तक के प्रोसेस में जितनी भी जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्टेप में जो है रेगुलेशन जो है जीन एक्सप्रेशन की होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो है पर्पस क्या है रेगुलेशन, क्यों जरूरी है एक रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक प्रोटीन बना रहा है कोई एक पर्टिकुलर जीन, तो वो इसका मतलब है कि वो बनाता ही जाए, उसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रही उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है रेगुलेशंस ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन पर्पस क्या है हमारा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है, उसमें आपको पता है अडेप्टेशन, नंबर 1 इज अडेप्टेशन होता है मुताबिक बनाना। आपको पता है सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरिंग कंडीशंस। अब आपको सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनकी जो है वेरिंग कंडीशंस जो है उनके लिहाज से डिफरेंट उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और जब भी कोई चेंज आएगा एनवायरमेंटल जो है सरकमस्टांसेस के लिहाज से, या इंटरनल जो है सेल के अंदर हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर्स के लिहाज से कोई भी चेंज आएगा, तो देन जो है जीन रेगुलेशन या एक्सप्रेशन में डेफिनेटली वो जो है फर्क आएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, या तो समटाइम्स जो स्टॉप भी हो सकती है, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो प्रोटीन। Adaptation can a cell absorb multicellular organism respond to varying conditions. Such cells exposed to hormones and growth factors change substantially in shape, growth rate and other characteristics. कोई भी चेंज आ जाता है तो वो जीन एक्सप्रेशन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये दीज आर दी एडेप्टेशंस में आ जाएगा। जीन एक्सप्रेशन अगर उसी लिहाज से जो है इफेक्ट हो रही है या डिफरेंट बिहेव हो रहा है जीन्स की एक्सप्रेशन का अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, दीज आर दी एडेप्टेशंस। अच्छा, अब जो सेकंड है टिश्यू स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। The genetic information present in each somatic cell of a metazoan organism is practically identical. अब आपको पता है जीनोम जो है, मेटाजोन क्या है, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है किंगडम एनिमेलिया में जो आ जाते हैं इन्हें मेटाजोन्स बोलते हैं ना। अब ज़ूलॉजी वालों को ये अच्छे तरीके से पता। अच्छा, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनकी सेम है, लेकिन आप देखें कि डीएनए सेम है, बट उससे जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशंस आ रही है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैनी 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 complicated processes, there are lot of proteins जो है उनकी एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप्स है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन। अच्छा, अब टिश्यू स्पेसिफिक सोचे एंड डिफरेंशिएशन। अब फॉर एग्जांपल डीएनए है तो एक जैसा ही है, कुछ टिश्यूज ने मसल सेल बनाने हैं, ठीक है, और जो है ना कुछ मसल सेल बनने हैं, कुछ नर्व टिश्यूज बनने हैं सेल के ना, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स ही है ना, जीन ने एक्सप्रेशन देनी है, देन ही बनने है ना। तो अब देखें डीएनए तो सेम था, लेकिन प्रॉपर डिफरेंशिएशन टिश्यू स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मसल सेल में जो प्रोटीन बननी है पर्टिकुलर वही बननी चाहिए, जो नर्व सेल के लिए जरूरी है पर्टिकुलर वही एक्सप्रेशन जीन की होनी चाहिए।
तो ये स्पेसिफिसिटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक पर्पस है, इसलिए भी जीन एक्सप्रेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इसलिए भी जरूरी है कि टिश्यू स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट में सेल के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेल्स फ्रॉम मसल एंड नर्व टिश्यू शो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। अब देखें सेल्स ही है ना, इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम डीएनए बट द डीएनए उनका सेम है। ये क्यों है? ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। These diverse properties are the result of differences in gene expression. वो वाली बात, expression of the genetic information is regulated during the ontogeny. Ontogeny क्या? Evolutionary history को बोलते हैं ना। एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है रेगुलर की एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए तब से चली आ रही है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ही हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने देखा है कि पर्पस क्या है हमारा, इसमें अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर जीन की एक्सप्रेशन उसी लिहाज से अपना अडेप्टेशन के लिहाज से बिहेव कर रही है, कंट्रोल हो रही है, तो दिस इज द अडेप्टेशन। इसलिए भी जरूरी है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। फिर टिश्यू स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट में भी बहुत जरूरी है। अच्छा, कंट्रोल कैसे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है, मेमेलियन सेल्स पोजेस अबाउट, आपको पता है 1000 टाइम मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लार्ज जीनोम है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं यूकैरियोट्स हैं। मेमेलियन सेल क्या है? एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोट्स बोलते हैं। मेमेलियन सेल पोजेस, इनका जीनोम का साइज 100 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ई कोलाई से 100 टाइम्स जो है इसका जीनोम का साइज ज्यादा है। Mammalian cell possess about 100 times more genetic information that does the bacterium E. coli. Much of this additional genetic information is probably involved in regulation of gene expression during the differentiation of tissue and biological processes in the multicellular organism and in ensuring that the organism can respond to complex environmental challenges. एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हो गए भाई? कोई भी वही अडेप्टेशन वाली बात आ गई कि कोई भी सर्कमस्टांसेस एनवायरमेंटल चेंज होती है तो जीन एक्सप्रेशन जो है उसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही वाली बात कि टिश्यू के डिफरेंशिएशन में, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब लेवल्स ऑफ रेगुलेशन कि आपको पता है कि सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे भी रेगुलेशन होती है। क्योंकि आपको पता है कि क्रोमेटिन क्या है कि जो है ना, आपको पता है कि प्रोटीन प्लस डीएनए को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब आपको पता है कि डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और जो है स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, और डीएनए प्लस प्रोटीन को, जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसको हम क्रोमेटिन बोले। और उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जो है वो भी लेवल्स ऑफ रेगुलेशन में आ जाती हैं। फिर जो है वहां से फिर डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन भी है जिसको ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल भी कहते हैं। फिर जो है प्राइमरी मैसेंजर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए से जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन, आरएनए प्रोसेसिंग के यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन यहाँ पे भी किसी भी लेवल पे हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल बोलेंगे उसको, आरएनए प्रोसेसिंग के लेवल पे जीन की रेगुलेशन होगी तो उसको आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल बोलेंगे। आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, यानी जब ट्रांसपोर्ट होती है साइटोसोल में तो उसको आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल बोलेंगे। और जब प्रोटीन बन जाती है ट्रांसलेशनल कंट्रोल बोलेंगे। और प्रोटीन बनने के बाद भी डिग्रेड होती है या उसकी क्या मॉडिफिकेशन है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होती है, या वहाँ पे आफ्टर प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद भी जो रेगुलेशन किसी भी लेवल पे हो सकती है। ठीक है, एक लेवल पे भी हो सकती, किसी भी लेवल पे हो सकती है, किसी स्टेप पे भी हो सकती है।
और एक से ज़्यादा लेवल्स पे भी हो सकती है। अच्छा, अब पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल क्या है? The control of gene expression can occur at any step in the pathway from gene to functional protein. कि यानी जीन से, जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए से लेके प्रोटीन तक के बनने के प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, अच्छा, और वहां पे कहीं भी जाके जो है रेगुलेशन हो सकती है। अब उसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से? पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो सकती है। अच्छा, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ डीएनए, जिसको हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, इस लेवल पे भी हो सकती है, स्टेप पे भी। फिर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रेगुलेशन या कंट्रोल हो सकता है जीन की एक्सप्रेशन या एक प्रोटीन बनने का, यहाँ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग के स्टेप पे भी हो सकता है कंट्रोल एंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है। फिर मैसेंजर आरएनए की ट्रांसपोर्ट जो है, इस लेवल पे भी, ट्रांसलेशन के लेवल पे भी, प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन, इसका ये जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या? मैंने भी आपको बताया कि क्रोमैटिन एक जो है क्या है, कि आपको पता है कि डीएनए जो है रैप अराउंड, आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वो उसने अपनी रैपिंग की होती है, उसको डीएनए प्लस प्रोटीन को क्रोमैटिन बोलेंगे, और स्ट्रक्चर जो है ना उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस से डीएनए अनपैकिंग, ये जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है इसको बोलते हैं, ठीक है, डीएनए अनपैकिंग, और ये जो है हिस्टोन रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। उसमें एसिटाइलेशन मिथाइलेशन का हो जाना, ये अब नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखिए डीएनए है, या इसको हम जीन कह देते हैं, ठीक है, डीएनए है या जीन है, उससे आपको पता है कि सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मैसेंजर आरएनए बना, प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, देन उससे मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, और जो है उसकी जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म, और आफ्टर द मेच्योरेशन जो है ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द साइटोप्लाज्म, और वेयर प्रोटीन जो है सिंथेसिस होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो उसकी जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है या पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल है, उसमें क्या है कि रेगुलेशन में क्या है कि प्रोटीन बन गई, फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनने के बाद भी डिग्रेड हो सकती है, जिसको हम कंट्रोल में आ जाएगी कि अगर एक प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो डिग्रेड हो सकती है। दीज आर द रेगुलेशंस। अच्छा, अब जीन रेगुलेशन वही वाली बात है, ये इस फिगर पे गौर करें, 1 और 2, देखें ये वही लेवल्स हैं, 4, ये लेवल 1 जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल है, यहाँ पे भी जीन की रेगुलेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो पहले स्टार्ट से ही जो है ना स्टोन की जो है ना जिसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं, वहां से लेके जो मैसेंजर आरएनए के बनने तक का प्रोसेस जो है, इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी डीएनए पैकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है यहाँ पे भी कंट्रोल हो सकता है या रेगुलेशन हो सकती है, ठीक है। और जो है ये देखें, मैसेंजर आरएनए का जब बन जाना, उसकी आरएनए स्प्लाइसिंग होना या उसका कैप स्ट्रक्चर होना, उसकी जो मैसेंजर आरएनए की प्रोटेक्शन के लिए जो कैप 5' कैप्ड और जो 3' एडिनाइलेशन है,
ये आप इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफाई इस लेवल पे भी जाके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे भी जो है इस लेवल पे भी कंट्रोल हो सकता है कि कुछ कोई कमी बेशी हो जाए तो यहाँ पे भी रुक सकती है जीन जो है ना, पर्टिकुलर जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है जीन एक्सप्रेशन को यहाँ पे भी रोका भी जा सकता है और जो है प्रमोट भी किया जा सकता है। हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस एंड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड नीड ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसमें वही वाली चीज़ है ना, 3 एंड 4 पे देखें कि मैसेज स्प्लाइसिंग है और 5 प्राइम कैप पोली ए टेल का बन जाना, ब्रेक डाउन ऑफ शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए जो इनका, ये भी आरएनए की टाइप है। ये सारी की सारी जो है ना इस लेवल पे भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे भी जीन रेगुलेशन का कंट्रोल किया जा सकता है या रेगुलेशन इसकी की जा सकती है। यूं भी कह सकते। ट्रांसलेशन में क्या है, ब्लॉक स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या है कि प्रोटीन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे भी उसकी जो है रेगुलेशन हो सकती है। फिर उसके बाद जो है प्रोटीन बनने के बाद भी प्रोटीन की प्रोसेसिंग जो है और डिग्रेडेशन अगर होगी, प्रोटीन वो पर्टिकुलर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है या वहाँ पे डिग्रेड हो जाती है, तो ये यहाँ पे भी जो है सारी की सारी दीज आर द पार्ट ऑफ रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन बन गई है, दिस इज पॉजिटिव रेगुलेशन, और अगर डिग्रेड नेगेटिव रेगुलेशन। अब ये दोनों जरूरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसलिए जरूरी है कि अगर एक सेल की नीड है कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बननी चाहिए तो वो बन रही है, ठीक है, और उसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। अगर उसकी नहीं जरूरत तो वो उसको डिग्रेड हो जाएगी, तो ये नेगेटिव रेगुलेशन। बट दिस इज अ बैलेंस, एक सेल का बैलेंस जो है मेंटेन रहता है। ठीक है, कंट्रोल जिसको कहते हैं। अच्छा, अब जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस बिटवीन जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आपको इतनी दफा बताए हैं, इसके जो जनरल डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के, ट्रांसक्रिप्शनल जो है लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे, और जीन एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा, जीन रेगुलेशन इज सिग्निफिकेंटली मोर कम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। फर्स्ट वन इज आपको क्या है, सिंपल, कि जीनोम साइज जो है वो जो है इसका जो है लार्जर है एज कंपेयर टू, सिग्निफिकेंटली लार्जर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। जीनोम being regulated is significantly larger as compared to prokaryotes. E. coli का जीनोम आपको पता है कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंटेनिंग ओनली 4.6 मेगा बेस पेयर उसका साइज है। ठीक है, अच्छा, एमबी साइज है। अब द जीनोम एनकोड अप्रोक्सीमेटली 2000 प्रोटीन्स, और अप्रोक्सीमेटली 2000 तक की प्रोटीन्स जो है ना उसको एनकोड करता है पूरे का पूरा जीनोम। ठीक है, अब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स की बात हुई ना, जीनोम के साइज में जो डिफरेंस है इनका, इसमें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में होता है लार्जर जीनोम है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम, अब देखें कहाँ बैक्टीरिया के जीनोम 4.6 MB, और कहाँ ह्यूमन जीनोम को देख लें यूकैरियोट्स में, टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम इज ओवर 3 बिलियन बेस पेयर। 3 बिलियन बेस पेयर, और कहाँ 3 बिलियन की बात है और कहाँ 4.6 की बात। तो इतना ज्यादा फर्क है। The total length of human genome is over 3 billion base pair. The genome is organized into 22 paired chromosomes. आपको पता है कि जो है 23 जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 22 ऑटोसोम है, 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। और अगर नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम का देखा जाए, पेयर की बात की जो 23 है, और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है इन ह्यूमंस। Total length of human genome is over 3 billion base pairs.
अगर कोई पूछ ले तो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए अपने, कम से कम ये इंफॉर्मेशन एक हर जो है ना एक को पता होनी चाहिए। द जीनोम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 22 पेयर्ड क्रोमोसोम्स टर्म्ड एज ऑटोसोम, यानी कि 22 जो है पेयर्स हैं ऑटोसोम के हैं, प्लस 23rd जो है 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, मेल एंड फीमेल का। ठीक है, दीज आर ऑल लार्ज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्ड विद इन द सेल न्यूक्लियस। जीनोम साइज अगर इस तरह से भी आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं 3100 एक्यूरेट फिगर में मेगा बेस पेयर्स, ठीक है, या 3 बिलियन बेस पेयर भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और पोलाइडी आपको पता है डिप्लॉइड है। अच्छा, अब ये सोचने की बात है कि 3 बिलियन बेस पेयर जो है, ये आप सोचें कि क्या ये पूरे के पूरा जो है ह्यूमन का जीनोम है उसका ये साइज है, या आप ये देखें कि ये एक सेल में, एक जो है ह्यूमन का जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें जो जीनोम है, ठीक है, ये पूरे का टोटल एक सेल का जीनोम है 3 बिलियन बेस पेयर, एक हैप्लॉइड सेल का। और आपको पता है ह्यूमन आर दे आर पोलाइडी लेवल देखें तो डिप्लॉइड, तो अगर ऑटोसोम में देखा जाए दे आर डिप्लॉइड, ठीक है, ऑटोसोम में ये 6 बिलियन बेस पेयर्स होंगे, ठीक है, बिकॉज डिप्लॉइड। तो देखें कि ह्यूमन जीनोम कितना कम्प्लेक्स है और कितना लार्जर है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है। द ह्यूमन जीनोम, आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो 20 इंस्टीट्यूशंस जो है 6 कंट्रीज के थे उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी, और ये 13 साल में ह्यूमन जीनोम जो है सीक्वेंस हुआ था। The Human Genome Project team was now involved in scientists from 20 institutions in 6 countries. 6 जो मालिक हैं उनके जो 20 जो हैं इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर से ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया था, और उन कंट्रीज में फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, यूके एंड यूएस थे। और जो है 1990 में ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई थी और 2003 में कंप्लीट हुई, ठीक है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज अ यूनिक साइट। अब देखें कि कितनी डिफिकल्टी है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज अ यूनिक साइट इन दिस वास्ट एरे ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इतना जीनोम साइज उसका ज्यादा है और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसके प्रोसेसिंग करने में, ट्रांसक्रिप्शन होने में, ट्रांसलेशन होने में, और जितने भी प्रोसेसेस हैं ईच एंड एवरी स्टेप पे इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव स्पेसिफिसिटी, ओके। अच्छा, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है कि जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो गया, डिफरेंट देखें उनकी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स की देखी गई, तो ये दीज आर द लॉट ऑफ प्रोटीन्स और उनकी परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, पहली अब हम पढ़ क्या रहे हैं पॉइंट्स है ना कंट्रोल के, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, डिफरेंसेस बिटवीन जीन एक्सप्रेशन, अच्छा, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में देंगे। पहला जीनोम लार्जर जीनोम है, सेकंड वन इज द डिफरेंट सेल टाइप्स हैं। अब आपको पता है इतना जो कम्प्लेक्स जीनोम है यूकैरियोट्स का, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कम्प्लेक्स सेल्स हैं, lot of different types. Different cell types are present in most eukaryotes. For example, liver and pancreatic cells, for example, differ dramatically in the genes that are highly expressed. अब डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन एक्सप्रेशन होगी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, और डिफरेंट डिमांड है उस सेल की, उसके अकॉर्डिंग जो है सेल का एक प्रॉपर प्रॉपर जीन के एक्सप्रेशन होना, प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है
और कंट्रोल बहुत जरूरी, कंट्रोल का मतलब कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि अगर एक पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को एक लिवर का सेल बनाना है या लिवर प्रोटीन बनानी है या लिवर के जीन की एक्सप्रेशन देनी है तो इट शुड बी अ लिवर जो है ना प्रोटीन, तो वो उसी वही फंक्शनल जो है प्रोडक्ट बनाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। तो इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर पैंक्रियाटिक सेल है, उसकी कोई डिमांड है, उसके पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेशन है जो इसने पैंक्रियाटिक सेल में इसके इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसने वो बनाना है तो देन डीएनए से वो पैंक्रियाटिक सेल का बनना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे पॉसिबल है? जीन की रेगुलेशन के थ्रू पॉसिबल है। डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सच जीन्स। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ ओपेरान, अब डिफरेंसेस में पहला क्या था, लार्जर जीनोम है, दूसरा क्या था कि सेल टाइप जो है जो डिफरेंट है इन यूकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में ओपेरान सिस्टम नहीं है, जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। The eukaryotic genes are not generally organized into operons as are there in prokaryotes. ठीक है, instead genes that encode proteins for step within a given pathway are often spread widely across the genome. ठीक है, इनमें ओपेरान नहीं है और बहुत ज़्यादा लार्ज जीनोम है और जो उसमें काफ़ी जीन जो है स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द जीनोम। अच्छा, फोर्थ वन जो है डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस क्रोमाटिन स्ट्रक्चर है। क्रोमाटिन का जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी, इसी लेक्चर में ही 2 दफा बताया। द डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड पैक्ड। आपको पता फोल्डिंग ऑफ डीएनए जितनी टाइटली पैक्ड होता है ना, इन केस ऑफ यूकैरियोट में बहुत टाइटली पैक्ड होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। The DNA in eukaryotic cell is extensively folded and packed into protein DNA complex और इसको क्रोमाटिन कहते हैं। अगर आप उससे कोई पूछ ले कि व्हाट इज क्रोमाटिन, तो आपने फौरन से जवाब देना है कि प्रोटीन प्लस डीएनए कम्प्लेक्स जो है जिसको हम क्रोमाटिन बोलेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। हिस्टोन्स, आपको पता प्रोटीन्स कौन सी हैं? हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स सिंस दे बोथ फॉर्म द स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। And also contributes significantly into gene regulatory mechanisms. अच्छा, अब जस्ट दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि एक वर्ड होता है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्रोमैटिन तो आपको पता है कि डीएनए प्लस प्रोटीन जो है उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे, और जो क्रोमोसोम है उसमें और इसमें क्या फर्क है? In the nucleus, the DNA double helix is packaged by special proteins. अब आपको पता डीएनए के डबल हेलिक्स जो है ये जो है उसका पैकेजिंग होती है। अब प्रोटीन के अराउंड जो है उसका जो उसकी जो है रैपिंग होती है टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स, उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। और क्रोमाटिन अंडरगोज उसकी जो फर्दर कंडेंसेशन होती है, ठीक है, उस कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन जिसमें है उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। A thread like structure of nucleic acid and protein found in nucleus of most living cells carrying the genetic information in the form of gene। यानी कि ज्यादा उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। अब उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। कंपोज्ड ऑफ क्रोमाटिन क्या है? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम, a complex of DNA and protein, you know, represent DNA folded on nucleoprotein by a magnitude of 50। डीएनए की फोल्डिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 50 होती है और जो क्रोमाटिन फाइबर है अप्रोक्सीमेटली जो है 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है। जस्ट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्रोमोसोम अगर देखा जाए, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड क्रोमाटिन फाइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक भी। दे आर हायर ऑर्डर ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डीएनए इज कंडेंस्ड। उसकी कंडेंसेशन को चेक करें एटलीस्ट बाय 10,000 times onto itself। ठीक है, ये इनके कंडेंसेशन देखें कि कहाँ 5 मैग्नीट्यूड ऑफ 5 जो है उसकी जो है फोल्डिंग होती है और कहाँ 10,000 टाइम्स जो है कंडेंसेशन हो तो फिर वो क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर बन जाए।
क्रोमेटिन फाइबर्स आर लॉन्ग एंड थिन, ठीक है, फाइबर्स लॉन्ग और थिन होते हैं। दे आर कॉइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है ये क्या है, कंपैक्ट है, थिक है, रिबन लाइक है। दे आर अनकॉइल्ड, ठीक है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब समझ में आया आपको कि वही क्रोमेटिन जो है उसके मटेरियल की कंडेंसेशन हो जाएंगी, उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो जाएंगे अपीयरेंस में, तो वो क्रोमोसोम है। क्रोमेटिन का कोई पूछ ले तो आप फौरन से बता सकेंगे कि डीएनए प्लस प्रोटीन हिस्टोन जो है उसको क्रोमेटिन बोलेंगे। अच्छा, ये तो जस्ट फॉर योर बीच में इंटरप्शन हुई कि हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के जीन एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफरेंसेस में देखा हमने, फर्स्ट लार्जर जीनोम है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, डिफरेंट सेल टाइप्स हैं, एब्सेंस ऑफ ओपेरॉन है, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन सिस्टम नहीं है। फिर क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है उसमें भी फर्क है कि इसमें काफ़ी जो फोल्डेड है, पैक्ड स्ट्रक्चर है, पैकिंग बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ वन जो है अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कपल्ड का क्या मतलब है, अभी साथ साथ चल रहे हैं कि जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या था कि कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थे, कि जैसे ही प्रोटीन जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है और फौरन से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है, उसमें कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, कोई स्प्लाइसिंग, कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब पहले प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, उसकी आरएनए प्रोसेसिंग होती है, उसमें मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर जाके उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और फिर जाके कहीं प्रोटीन, और ये कपल्ड नहीं है। इनके दरमियान में इन बिटवीन काफी स्टेप्स जो है एडिशनल आ जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। आपको पता है कि उसमें कपल्ड है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इमीडिएटली ट्रांसलेटेड, कि जैसे ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या मैसेंजर आरएनए बनता है, फौरन से उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, फौरन से प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अनकपल्ड इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में जो है वो अनकपल्ड क्यों है कि उसमें जो है इन बिटवीन जो है डिफरेंट एडिशन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स हैं, कुछ मॉडिफिकेशन है वो इन्वॉल्व है, eliminating some potential gene regulatory mechanisms. The primary transcript in eukaryotes undergoes modification to become a mature functional messenger RNA. अब आपको पता है कि यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी मैसेंजर, प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो देन जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसको हम जो कह देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स।